तो मोनालिका, मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए हार्ट के क्या क्या फंक्शन है? क्लास के हैं, 8वीं क्लास के हैं, 10वीं के हैं, 12वीं के, तो सबका नॉलेज लेवल एक जैसा होता है। बट यहाँ पे हम सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से, सबका नॉलेज लेवल एक जैसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ना जानकारी कितनी है हार्ट के रोल के बारे में, हार्ट फंक्शन के बारे में। किसी भी ऑर्गन के फंक्शन को समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे वो, तो जब आपका कोई क्लाइंट या आपके अपने अंदर या आपके किसी फैमिली मेंबर के अंदर अगर आपको कोई लक्षण दिखेगा, तो आप उसको किसी ऑर्गन से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम है तो किस ऑर्गन की प्रॉब्लम हो सकती है, मैं किस ऑर्गन को चेक करूं। एक्यूलाइफ फिर भी आपकी हेल्प करेगा। एक्यूलाइफ से आप फुल बॉडी चेक कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कहां गड़बड़ी है। लेकिन एक इंसान में कई गड़बड़ियां भी हो सकती है, तो आप कंफ्यूजन रह जाएगी थोड़ी सी, और दूसरा आपका टाइम ज्यादा खराब होगा। लेकिन अगर आप ऑर्गन के फंक्शंस को जानते हैं, ऑर्गन के फंक्शन को अगर आप जानते हैं, तो लक्षणों के आधार पे सही अंग जिसमें समस्या है उसकी पहचान करना आपके लिए काफी आसान हो जाए। तो हमारा हार्ट, उसका प्राइमरी फंक्शन है ब्लड को पंप करना। क्या है? एक पंप है। लेकिन पंप वो क्या करता है? ब्लड। ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्ट। किस चीज का ट्रांसपोर्ट? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ले जाने का। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, मतलब सेल्स ने, कोशिकाओं ने जो खाना बनाया, उससे जो वेस्ट पैदा हुआ, चाहे वो यूरिया हो, क्रिएटिनाइन हो, चाहे जो भी हो, डेड ब्लड सेल्स हो, डेड बॉडी के सेल्स हो, डेड टिश्यूज हो, पस सेल्स हो, जो भी हो, वो जो प्रोड्यूस हुआ, उसको शरीर से निकालने के लिए भी ब्लड ही लेके जाता है। आपके घुटने में इंफेक्शन है, वहां पे कुछ सेल्स डेड होंगे, पस बन गया है, उसके सेल्स डेड होंगे, या घुटने के सेल्स ने जो खाना बनाया, तो जो क्रिएटिनाइन और यूरिया ये सब पैदा हुआ, वो सारा कुछ निकालने का काम किडनी करेगा। लेकिन किडनी तक पहुंचाएगा कौन? कौन पहुंचाएगा किडनी तक? ब्लड पहुंचाएगा। और घुटने से ब्लड किडनी तक ब्लड कौन पहुंचाएगा? हार्ट का पंपिंग फोर्स। यानी ब्लड के जितने भी रोल हैं, वो सारे रोल नहीं होंगे अगर हार्ट ठीक ढंग से ब्लड को पंप नहीं करेगा। ब्लड का रोल है पूरी बॉडी के हर टिश्यू तक, हर सेल तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाना। वो काम नहीं होगा अगर हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा है। यानी शरीर में कहीं भी अगर ब्लड सप्लाई का इश्यू हो रहा है, तो आपके संदेह के घेरे में कौन, जैसे पुलिस वाले इंक्वायरी करते हैं ना, तो जहां 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 बोलता है कौन कौन संदेह के घेरे में, तुम भी संदेह के घेरे में हो, तुम भी चलो थाने, करते हैं ना। सारे तो खूनी नहीं होते। तो वैसे ही ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू हो सकता है किसी नस में दबाव की वजह से हो सकता है ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही हो, लंग्स की हो प्रॉब्लम हो। लेकिन हार्ट को भी आपको संदेह के घेरे में लाना है, पहली चीज। उसके बाद बॉडी में अगर टॉक्सिन्स बन रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालने का काम भी ब्लड कर रहा है, और ब्लड को अगर पंपिंग प्रेशर पूरा नहीं है, तो हेवी मेटिल मेटाबॉलिक वेस्ट, जो हेवी वेस्ट है ब्लड में, वो छोड़ता चला जाएगा। तो वहां पे भी आपको हार्ट को चेक करना है। उसके बाद प्रॉपर फ्लो मेंटेन रहे, उसके लिए प्रॉपर प्रेशर मेंटेन करना भी हार्ट का काम है। कैसे आप कोई डरावनी चीज देखते हो या कोई खुशी की बात होती है, बहुत दिनों के बाद कोई अजीज दोस्त मिल गया, तो दिल की धड़कन कैसे तेज हो जाती है? इसीलिए तो प्यार मोहब्बत डर से जोड़ दिया गया है इसको। हार्ट का कोई रोल नहीं है। वो सारी जो कलाकृति होती है, वो कलाकारी होती है, वो तो होती है दिमाग में। लेकिन दिमाग उस समय ज्यादा खून लेता है, तो उसको ज्यादा खून मिले और बाकी जगह प्रेशर डिक्रीज ना हो, इसके लिए क्या करता है? हार्ट पंप जल्दी जल्दी करने लगता है, ज्यादा खून देने लगता है। तो ऐसे करके वो प्रेशर को मेंटेन करता है। जब बीपी हाई होगा, तो हार्ट रेट बढ़ा के, पंपिंग का रेट बढ़ा करके उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके अलावा
ये सब जो कमांड हार्ट को मिलता है, डर लग गया, कोई डरावनी कोई चिंता की बात सुन ली, हार्ट रेट बढ़ना, या कोई डिप्रेसिंग बात हो गई, हार्ट रेट बैठना, तो ये सब जो चीज होता है, तो हार्ट कितनी तेजी से पंप करेगा, कितनी शक्ति लगाएगा, हार्ट के मसल्स क्या है, वो हार्ट जो एक पंप है, वो तो चेम्बर्स जो है वो मसल्स के फॉर्म में है ना, मसल्स सिकुड़ता है, वो जो पहले पुराने जमाने में जो वो चलते थे ऑटो गाड़ी, उसमें भोंपू होता था ना, पॉप पॉप, देखा है ना, या पुराने जमाने में बसों में वो ड्राइवर की खिड़की के बगल में लगा रहता था, उसको दबाता था, या वो इंक पेन आता था, उसमें वो स्याही भरने के लिए आप ड्रॉपर इस्तेमाल करते थे, देखा है नहीं देखा है, उसको दबाते हैं तो वो हवा छोड़ता है, तो वो जो चीज है वही फंक्शन हार्ट करता है, जितनी बार वो दबेगा उतनी बार वो हार्ट को, वो ब्लड को पंप करेगा, फैलेगा तो वो लंग से ब्लड लेगा ऑक्सीजनेटेड, दबेगा पंप कर देगा। तो ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ये जो मसल्स को जो सिग्नल मिलता है, जो ताकत मिलती है दबने का, अब सोचो हार्ट आपका कितना मजबूत है कि अगर हार्ट को निकाल करके एक प्लेट पे रखा जाए और उसको एक बार बीट करके जो एक बूंद खून अगर देखा जाए तो धरती से 350 मीटर ऊपर जाएगा, इतना पावरफुल पंप है उसका। 5 मंजिल 6 मंजिल का मकान होता है तो 2 मोटर लगाना पड़ता है, तब जाके पानी चढ़ता है। आपके शरीर में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो धमनियां हैं और नस नस हैं, जो वेन्स हैं, आर्टरीज और वेन्स मिलाकर के टोटल लंबाई कितनी है पता है? अगर सारी आर्टरी जितना शरीर में जो वो जाल की तरह फैले हुए हैं, अगर सबको निकाल करके एक सीधी रेखा में एक रस्सी की तरह बांधा जाए तो चांद पे जाकर के वापस आ जाएगा धरती पे, इतना लंबा है। और इतनी दूरी में वो ब्लड को घुमा देता है, हार्ट एक बार पंप करता है तो सोचिए उसकी पंपिंग की ताकत कितनी होगी, और है कितना बड़ा, ये मुट्ठी के इतना बड़ा, ये जितनी बड़ी मुट्ठी है ना, इसी साइज का है। और कितनी ताकत लगाता है सोचिए, कि आप जब वो पंप करता है तो वो खून जो पूरा ट्रेवल करके वापस हार्ट तक आता है ना, एक बीट किया ट्रेवल करके पूरा वापस हार्ट तक पहुंच गया। लगता है कि एक इतना छोटा पंप इतनी ताकत लगा सकता है? मानने लायक चीजें हैं? बिल्कुल नहीं, इसमें इसकी 3 चीजें और सपोर्ट करती है, और यही 3 चीजें जब इग्नोर हो जाती है, जब लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हार्ट की बीमारियां ठीक नहीं होती। लोग सोचते हैं ब्लड सर्कुलेशन केवल अकेले हार्ट का काम है, नहीं, यही हार्ट की बीमारियों को, जो एलोपैथी में जो कमी रह जाती है वो पूरी ठीक नहीं होती, और टीसीएम जो उसको पूरा ठीक कर लेता है, यहीं पे अप्रोच में डिफरेंस है। अब तो खैर एलोपैथी ने भी नए रिसर्च के आधार पे इस चीज को मान लिया है, और वो भी इन चीजों का ट्रीटमेंट में ध्यान देते हैं। तो वो क्या मसल्स का फोर्स इतना फोर्स पैदा कर सकता है कि ब्लड को इतना लंबा ट्रेवल करा दे? नहीं। तो वो ताकत आती कहां से, कौन बताएगा? की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या चेक करता है, क्या करवाता है, कौन सा प्रोसेस करवाता है? सबने पढ़ा हुआ है, और ये चीज जैसे ही आप इसका जवाब जान जाओगे आपको पता चल जाएगा कि क्या है वो ताकत। जी संध्या मैम बताओ। कोई हार्ट का प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर सबसे पहले कौन सा टेस्ट करता है? जी सविता मैम बताइए। सर ईसीजी करते हैं ना। ईसीजी का मतलब क्या है? फुल फॉर्म तो याद नहीं है, ई से इलेक्ट्रिक होगा। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हाँ। मतलब आपके हार्ट में, कार्डियो हार्ट को, ग्राम मतलब नापने का वो है कि आपके हार्ट में इलेक्ट्रिक इंपल्स कितना है। वो जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो उसको ताकत देता है ब्लड को उतनी तेजी से पंप करने का, वो क्या है? बायो इलेक्ट्रिसिटी। और वही बायो इलेक्ट्रिसिटी जो मेरिडियंस के थ्रू बहती है वो ब्लड को पुश करने की ताकत देती है, वही तो वाइटल फोर्स है। वो खत्म, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं रहेगा। वही पुअर हो जाता है तो डिफिब्रिलेटर लगाते हैं ना चेस्ट पे, करंट मारते झटका देता है वो तेजी से।
जब इसीलिए हार्ट में दो तरह की प्रॉब्लम होती है। कहने के लिए तो हार्ट अटैक हर चीज में बोल देते हैं, बट आपने देखा होगा कि आजकल लोग सडनली निकल लेते हैं। लोग ये मैग्नेटिक ब्रेसलेट जो है इसको ऐसे ही फालतू मानते हैं, लेकिन कंक्रीट लाइफ होने की वजह से लोग बोलते हैं ना हम फिजिकली फिट रहेंगे, जिम में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, हम तो डेली जॉगिंग करते हैं, डेली रनिंग करते हैं, हम फिट रहेंगे। आप हार्ट के मसल्स को मजबूत कर लोगे, पंपिंग पावर को मजबूत कर लेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो रहा है बॉडी में, क्यों? क्योंकि जमीन से नंगे पैरों का स्पर्श नहीं हो रहा। मैंने कुछ लोगों से बात की, मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना चेकअप का, तो मैं कुछ लोगों से बात करता हूं जो मॉडर्न शहर में रहने वाले, मॉडर्न लाइफ जीने वाले, कि लास्ट टाइम जमीन पे नंगे पैर कब चले थे आप। बहुत लोग ऐसे भी मिले हैं जिनको याद ही नहीं आता कि कब चले थे। आप लोग याद करो कि लास्ट टाइम जमीन पे, मिट्टी पे, फर्श पे नहीं बात कर रहा हूं। लोग मंदिर भी जाते हैं आजकल, तो मंदिर में परिक्रमा करते हैं नंगे पैर, लेकिन वहां पे भी फर्श है, कंक्रीट है। लास्ट टाइम मिट्टी पे नंगे पांव कब चले थे आप, याद करने की कोशिश कीजिए। तो धरती से जो बायो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का फायदा आपकी बॉडी को मिलता है, वो मिलना बंद हो चुका है। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जो इम्बैलेंस है वो बॉडी में बहुत होता है, और उसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट ज्यादा हो रहा है। थोड़ी भी देर के लिए ब्लड में आवेश का डिफरेंस हुआ, बंदा गया। इसलिए आपने देखा होगा एकदम फिट बंदे गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और अचानक से कटे हुए पेड़ की तरह गिरते हैं जयराम जी की। ये ब्रेसलेट आप पहन के रखते हैं, आपको 90% सेफ्टी मिलती है उससे, इस प्रॉब्लम से। तो ये 5-7 हजार रुपए की चीज है, तो ये सोच करके इसको इग्नोर मत कीजिए। आप इसके बारे में जानते हैं, आप लोग किस तरह से मर, लोग सोच रहे हमें क्या होगा। एक वो सिंगर था के स्टेज पे शो कर रहा था ना, पैसे की कोई कमी नहीं, फिटनेस फ्रीक, रोज जिम जाता था, हेल्दी लाइफस्टाइल जीता था, गाना गाने गया था, तब उसने सोचा होगा कि मुझे कुछ होने वाला है, निकल लिया ना। 15-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। मेरा तो हार्ट ठीक है, मैंने अभी अपना ईसीजी कराया था, मैंने अभी अपना ब्लड रिपोर्ट कराया था। मैं तो हर साल फुल बॉडी चेक कराता हूँ। फुल बॉडी चेक में क्या, खून लेकर के तो 12 पन्ने का रिपोर्ट निकाल के दे दिया, बंदा खुश, सारे चीज हाँ टिक टिक टिक, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। बायो इलेक्ट्रिसिटी कौन नापता है आपका? तो अगर आप इस ब्रेसलेट के बारे में जानते हैं फिर भी नहीं पहनते हैं, तो आप बेवकूफ है। बुरा मानना है मान जाइए, ट्रेनिंग छोड़ के भागना है भाग जाइए, मैं तो बेवकूफी कहूंगा। लो, कोई ना कोई मैग्नेटिक नहीं, ये भी नहीं करना है तो रोज 5 किलोमीटर नंगे पैर खाली मिट्टी पे, खेत में, गार्डन में जाके चलना शुरू कर दो सुबह शाम। जरूरत नहीं है इस ब्रेसलेट की आपको। रोज सुबह शाम नंगे पांव 5 किलोमीटर कम से कम 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को मिट्टी पे चलना शुरू कर दो, आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी बैलेंस रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल इसी से होगा, लेकिन अगर ये नहीं कर सकते तो ये पहनना शुरू कर दो, हेड केयर अपरेटस ले लो। और जो बीसीएम नया मॉडल जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है, उस पे बीसीएम पे लोग चढ़ते हैं सॉक्स पहन के, बताओ। वो कोई तुक है? बीसीएम को खाली पैर इस्तेमाल कीजिए, तब आपको उसका पूरा फायदा मिलेगा। जी सविता मैम बताइए, आपने हाथ उठाया है, बहुत देर हो गई, हाथ दुख गया होगा। सवाल ये है, वो जो ईसीजी है उससे क्या ये बायो इलेक्ट्रिसिटी मेजर होती है? नहीं, बायो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मेजर होती बॉडी की, उससे सिर्फ यही पता चलता है कि आपके हार्ट के मसल्स में जो इलेक्ट्रिकल फ्लो है वो सिमेट्री में है कि नहीं, जितना होना चाहिए उतना है कि नहीं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं। ठीक है। ठीक।
तो अब आगे बढ़ते हैं, हार्ट को समझते हैं। तो हार्ट का काम, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स भी खुद वो मैनेज करता है, खुद को बैलेंस करता है। वो ब्रेन से मांगता है, बॉडी से कभी कभी जो आपको बेचैनी सी होती है ना, और आप केयर कर लेते हो तो आपको बेचैनी शांत हो जाती है, वो बेसिकली ईसीजी डिफरेंस है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स डिफरेंस है, होता है उस सिस्टम का। ये मेन ऑर्गन, मसल और टिश्यूज मेकअप दिस पावर हाउस ऑर्गन। पावर हाउस है, मैंने बताया कितना दूर पंप करता है, ठीक। योर हार्ट कंटेन्स 4 मस्कुलर सेक्शंस, चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं इसमें, दैट ब्रीफली होल्ड ब्लड बिफोर मूविंग इट। रहता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसिंग होती है उसकी, एरोटा में मूव करने से, पंप करने से पहले। इलेक्ट्रिकल इंपल्स मेक योर हार्ट बीट। तो वो जो धक 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 धक, वो इलेक्ट्रिकल करंट के कमांड से होता है। मूविंग ब्लड थ्रू दीज चैम्बर्स, योर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डायरेक्ट योर हार्ट्स फंक्शन। तो आपका जो ब्रेन और आपका जो नर्वस सिस्टम है, उसका भी इसमें रोल है। ब्रेन से कनेक्टेड है नर्वस सिस्टम के थ्रू। यहां पे पढ़िए, यही सब चीजें हैं जो समझ में आएंगी और आप कॉमन सेंस यूज करेंगे तो आप प्रॉब्लम को पकड़ेंगे। ब्रेन कंट्रोल करता है हार्ट बीट को, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, बायो इलेक्ट्रिसिटी को, जो भी आप कह लें, वो ट्रेवल करेगा थ्रू नर्व्स। नर्व्स ट्रेवल करेंगे, ये जो यहां से पीछे जो ब्रेन का हिस्सा है उसके थ्रू स्पाइन में घुसेगा नर्व, और सर्वाइकल स्पाइन के निचले सेक्शन से निकल के हार्ट में जाएगा। तो अगर आपके स्पाइन में, खास तौर पे सर्वाइकल स्पाइन में और थोरेसिक स्पाइन के अपर हिस्से में प्रॉब्लम है, हार्ट को जो नर्व कनेक्ट करता है वो कौन से वर्टेब्रा से गुजरता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। बताइए ना। सर वो थोरासिक, वो स्पाइन का पूछ रहे ना आप? वो थोरासिक से करेगा, पर कौन से वो नहीं पता। थोरेसिक नर्व T1, T2 और T3। T1 मेनली T1 T2 थोरेसिक T1, और सर्वाइकल स्पाइन का जो निचला हिस्सा है C6 6 7, वहां से जो वेगस नर्व वो करता है। तो आप थोरेसिक स्पाइन की, तो सर्वाइकल स्पाइन का निचला हिस्सा ब्रॉडली जब आपको चेक करना है एक्यूलाइफ को, हार्ट और बीपी के प्रॉब्लम वाले जो लोग आते हैं, सर्वाइकल ये अंगूठे में, जब एक्यूलाइफ पढ़ेंगे तो नए लोगों को ज्यादा क्लियर होगा। ये हिस्सा जो थोरेसिक स्पाइन का शुरुआत जहां पे होता है और सर्वाइकल स्पाइन का खत्म जहां पे होता है, वो हिस्से को चेक करना है। क्योंकि हार्ट का रिदम अगर गड़बड़ हो रहा है, बीट्स ऊपर नीचे हो रही है, बीपी का फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम भी जिम्मेदार हो सकती है। बहुत सारे लोगों में और कोई पॉइंट नहीं आएगा, बीपी का प्रॉब्लम है लेकिन बीपी का पॉइंट नहीं आएगा, रैपिड हार्ट बीट हो रही है लेकिन हार्ट का पॉइंट नहीं आ रहा है। डॉक्टर ईसीजी, टीएमटी, ये वो, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई सब करा के परेशान, रीजन नहीं मिल रहा है। जस्ट बिकॉज उस बंदे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो खाली सर्वाइकल स्पाइन में नहीं रहेगा, वो थोड़ा बहुत थोरेसिक स्पाइन को भी असर डालेगा। वहां पे कंप्रेशन है और हो गया प्रॉब्लम शुरू। तो ये चीज को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हार्ट जो काम करता है वो ब्रेन के इशारे पे काम करता है, क्योंकि बायो इलेक्ट्रिसिटी ब्रेन, आपका जो नर्वस सिस्टम है, वो कंट्रोल करता है। तो अभी ये समझ में आ गया होगा कि बीपी को कंट्रोल करने के लिए हेड केयर का मसाज सिर पे क्यों होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर अगर ये बीपी को कंट्रोल करता है बैलेंस से, तब तो इसका मसाज यहाँ पे भी करें तो होगा कम होगा, क्योंकि बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंस के साथ साथ ये वाला हिस्सा है, उसको बैलेंस करना, उसको काम, रिलीफ देना, उसको सूदिंग इफेक्ट देना भी इसका काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से जो एक्यूलाइफ, जो यहाँ पे जो इस साइड में जो बीपी का पॉइंट है, जिसमें मैं बोलता हूं कि तुरंत बीपी कंट्रोल करना है तो यहाँ पे करो, वो देता है। एनीवे, डायरेक्ट योर हार्ट फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट? योर हार्ट्स मेन फंक्शन इज टू मूव ब्लड थ्रू आउट योर बॉडी। ये तो हमने समझ लिया। इसके अलावा जो ऑक्सीजन को लेकर के जाना है सारे सेल्स तक और न्यूट्रिएंट्स को, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट को निकालना है वहां से, ताकि उसको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जैसे किडनी या जो भी जिम्मेदार ऑर्गन है, लंग्स, वो डिस्पोज ऑफ कर सके। उसके अलावा आपका जो हार्ट है
वो आपके हार्ट के रिदम को बायोइलेक्ट्रिसिटी की मदद से आपके हार्ट के रिदम को, जो हार्ट रेट जिसको बोलते हैं कि 70 बार धड़केगा कि 80 बार धड़केगा कि 90 बार धड़केगा, वो चीज भी मेंटेन करता है। इसके अलावा आपका ब्लड का प्रेशर भी मेंटेन करता है। योर हार्ट वर्क्स विद दीज बॉडी सिस्टम्स टू कंट्रोल योर हार्ट रेट एंड अदर बॉडी फंक्शंस। तो इस काम को करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, हार्ट अकेला नहीं करता है। हार्ट को इतनी ताकत अकेले की नहीं है, अकेले में ताकत नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे ईरान और अमेरिका और इजराइल की लड़ाई चल रही है ना। हम लोग समझते थे ना पहले कि इजराइल कितना ताकतवर है, अमेरिका सुपर पावर है। ईरान ने अकेला दम किया हुआ है उनके नाक में, भले ईरान कमजोर पड़ रहा हो। अब सोचो दोनों अगर अकेले लड़ रहे होते ईरान से तो क्या हाल करता। इसीलिए यूनिटी ऑलवेज, अभी अमेरिका बोल रहा है सबको कि सभी आ जाओ उस लड़ाई में। यूनिटी में पावर होती है, ये हम शुरू से जानते हैं। किसी भी चीज बोलते हैं ना, मुट्ठी बंद खुल जाए तो, या लकड़ी वाली, और भी सिस्टम्स बॉडी के हेल्प कर। सिस्टम कौन कौन से हैं? नर्वस सिस्टम, जो बायोइलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को, या जो हार्ट में जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है उसके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। योर नर्वस सिस्टम हेल्प्स कंट्रोल योर हार्ट रेट। आपका जो हार्ट का धड़कने का जो रेट है उसको कंट्रोल करने का काम आपका नर्वस सिस्टम करता है। तो जब भी हार्ट रेट गड़बड़ होता है, लोग हार्ट रेट को बढ़ना घटना किस चीज की प्रॉब्लम मान लेते हैं? हार्ट की प्रॉब्लम मान लेते हैं। जबकि 90% केसेस में ट्रैकीकार्डिया और ब्रैडीकार्डिया, रैपिड हार्ट बीट या स्लो हार्ट बीट, ये नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। लेकिन एक कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है? हमारे पास लोग आते हैं, उनको डॉक्टर ने सलाह दे दिया, मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं, जो जो समस्याएं आपके सामने आएंगी, उसको डॉक्टर ने बता दिया कि भैया तुम्हें तो वो लगेगा, पेस मेकर लगेगा। उसके बिना, क्योंकि हार्ट को उतना इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रहा है, वो इलेक्ट्रिक पल्स को पेस मेकर, कितना पेस पे धड़केगा वो कंट्रोल करेगा। क्यों? क्योंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट है। वो न्यूरो प्रॉब्लम वैसे भी ठीक होती नहीं एलोपैथी। तो नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन जो कंट्रोल कर रहा है हार्ट को, ब्रेन को कैसे बताए कि तू इसको तेजी से धड़का? वो लैंग्वेज नहीं पता, वो लैंग्वेज एक्यूलाइफ को पता है। तो जब तक पेसमेकर नहीं लगा हुआ, अगर डॉक्टर ने किसी को पेसमेकर एडवाइस किया है और पेसमेकर नहीं लगा हुआ, पेशेंट आपके पास आ जाए तो आप उसकी प्रॉब्लम ठीक कर सकते हो। लेकिन पेसमेकर लग गया, उसके बाद आप उसको एक्यूलाइफ टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिकल इंटरफेस है। अगर इंटरफेस में कुछ भी गड़बड़ी हुई, पेसमेकर रुक गया तो मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए पेसमेकर जो जिनको लगा हुआ है उनको एक्यूलाइफ या हेड केयर एपरेटस या ब्रेसलेट, ये सब चीजें, क्योंकि सेम इलेक्ट्रिकल, मैंने बताया सेम इलेक्ट्रिसिटी को इन्फ्यूज करने वाले काम ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे करते हैं। तो जिनको पेस मेकर लगा हो, मैं स्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं, कई बार लोग बार बार हर सेशन में उसके बावजूद मेरे पास लोग फोन करेंगे, सर इनका ना स्टेंट बिठाया था, तो इनका चेकअप कर सकते हैं? स्टेंट और पेस में, कार्डियक स्टेंटिंग के केस में आप एक्यूलाइफ यूज कर सकते हैं, थेरेपी भी दे सकते हैं। हाँ, सिंस वो एक सर्जिकल प्रोसीजर द्वारा बिठाया जाता है, तो जो सर्जिकल प्रोसीजर से जो टाइमिंग का गैप है वो आपको मेंटेन करना। स्टेंट के केस में चेकअप भी नहीं कर सकते, हेड केयर भी नहीं करा सकते, एक्यूलाइफ भी नहीं करा सकते, बीसीएम भी नहीं करा सकते, ब्रेसलेट भी नहीं पहना सकते। पेस मेकर के केस में कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करने वाला, मैग्नेटिक एनर्जी देने वाली चीजें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जरूरी नहीं है कि कुछ हो ही जाएगा, लेकिन रिस्की हो सकता है। एक तो हेल्प करता है, दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? हाँ, जो चीजें हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है, बैलेंस करती है, दीज थिंग्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जो हमारे बॉडी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। हार्मोन्स का काम क्या है? सिग्नलिंग। बॉडी के अंदर तरह तरह के सिग्नलिंग, ये हार्मोन बना मतलब पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को वो संदेशा है कि ये काम करना है। पहले जमाने में जब व्हाट्सएप और फोन नहीं होता था, तो शाम को जो स्कूल के लड़के नहीं होते थे 10वीं 12वीं के, ठीक है,
तो उसको अपने किसी दोस्त को बुलाना होता था मटर गश्ती करने के लिए, गेड़िया मारने के लिए, बाइक पे घूमने के लिए या साइकिलिंग करने के लिए। अब घर में माँ बाप हैं, फोन तो है नहीं कि मैसेज कर दे। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब मैं या मेरी उम्र के लोग ऐसे 14-15 साल की एज ग्रुप में रहे होंगे। तो क्या करते थे, बालकनी में या आंगन में किसी कोने से पत्थर फेंकते थे। के हिसाब से जो धमनियां हैं वो ये सिग्नल लेती है कि भैया अब तेरे को सिकुड़ जाना है, यानी बीपी कम हो गया, तेरे को बढ़ाना है। रेनिन का प्रोडक्शन बढ़ा तो मतलब तेरे को फैल जाना है, यानी बीपी बढ़ रहा है तो तेरे को उसको बैलेंस करना है। तो तेरे को रास्ता मतलब क्या होता है, जब से आप सड़क पे ट्रैफिक चल रहा होता है तो आप देखेंगे कि जो बीच में डिवाइडर है, बहुत जगह पे डिवाइडर वो फ्लेक्सिबल लगाया जाता है, रस्सी वाला। तो जिस शाम के समय अगर इधर से ट्रैफिक बढ़ा है तो उसको खिसका देंगे ताकि जिस पे ट्रैफिक ज्यादा है वो रोड चौड़ा हो जाए, तो प्रेशर ट्रैफिक का कम हो जाता है। तो वैसे ही अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और धमनी अगर फैल जाए तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा। तो वो काम कौन करता है, रेनिन। वो हार्मोन कौन बनाता है, किडनी। तो इसी तरह से बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो देखता है कि हार्ट को, बीपी को किस तरह से क्या हो रहा है, और उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को, डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड को वो बोलता है ये हार्मोन बनाओ। वो काम भी ब्रेन ही करता है, कंट्रोलिंग तो ब्रेन के पास है। हार्मोन की कंट्रोलिंग के लिए ब्रेन ने अपना एक अलग डिपार्टमेंट रखा हुआ है जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। उसका एक डिपार्टमेंट हेड है, जैसे होता है ना हर कंपनी में, हर चीज में, जैसे टीएंस में ट्रेनिंग का हेड कोई और है, प्रोडक्ट खरीदने का हेड कोई और है, माथा खाने का हेड कोई और है। तो वैसे ही सरकार में भी होता है, वित्त मंत्री अलग है, तो वैसे ही ब्रेन ने उसका भी एक मंत्री बनाया हुआ है, मंत्रालय है, उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। उसका एक हेड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। तो उसकी मदद से वो इस पे कंट्रोल रखता है। यानी जब भी आपके पास हार्ट का कोई पेशेंट आता है तो उसके हार्मोन्स को चेक करना भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आप दूसरी चीज, कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इसका दूसरा पहलू आपने क्या समझा, प्रॉब्लम हो सकती है। तो दूसरा पहलू इसमें यह है कि अगर किसी इंसान को लंबे समय से हार्मोनल इंबैलेंस है, थायराइड है, पीसीओडी है, तो वो हार्ट के, तो उसका एंडोक्राइन सिस्टम धीरे धीरे अफेक्ट होना शुरू होगा, तो उसको हार्ट के प्रॉब्लम होने का खतरा ज्यादा होता है। आज से 20 साल पहले अगर आप गूगल करोगे या रिसर्च करोगे, 20, 25, 30 साल पहले चले जाओ, तो रेयरली किसी महिला को हार्ट अटैक होता था। सुना था कभी? रेयरली किसी महिला को हार्ट अटैक होता था, लेकिन आज कॉमन हो गया है। और जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो हार्ट की प्रॉब्लम वाली जितनी महिला, बीपी की प्रॉब्लम महिलाओं को, पहले की बीपी महिलाएं की दवा आप अपने दादी से या चाची से जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है उनसे पूछिए कि उन्होंने अपनी जवानी के प्रॉब्लम हो जाए, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको सिर्फ इतना ही नहीं समझना है कि चलो कोई नहीं, पीरियड्स का ही तो दिक्कत है, चलो कोई नहीं, यूट्रस में गांठ हो गई, यूट्रस निकलवा देंगे, चलो कोई नहीं, पीरियड ही तो लेट आ रहा है, चलो कोई नहीं, कंसीव करने में ही तो दिक्कत हो रहा है, आईवीएफ करा लेंगे। नहीं, तुरंत नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म तक अगर आपको रहा तो वो आपको जान का खतरा भी दे सकता है, हार्ट अटैक का वो हो जाएगा आपको। जी सविता जी बताइए। मतलब आदमियों को ही क्यों होता था हार्ट अटैक और लेडीज को नहीं होता, वो तो मुझे समझ में आ गया। आदमियों को क्यों होता था पहले भी? बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं हार्ट को अफेक्ट करने वाले, जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स कहलाते हैं, जिसमें से स्ट्रेस है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, या जो ज्यादा हार्ट का यूज लेना, रेस्ट कम मिलना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, दारू पीना, बाहर का खाना खाना, ये सारे फैक्टर्स महिलाओं के साथ कम एसोसिएटेड थे पहले। लेकिन अब वो सब चीजें भी बढ़ने लगी है और हार्मोनल फैक्टर्स भी बढ़ने लगे। पहले क्या होता था, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, महिलाओं को घर में जो 2-4 समस्याएं हैं उनको छोड़ करके किसी दुनियादारी से मतलब नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। लेकिन अब तो उन सारी चीजों में भी हस्तक्षेप बढ़ा है ना, लेडीज को भी पता होता है दुनिया में क्या चल रहा है, और उनके पास भी इंफॉर्मेशन का सारा सोर्स है, घर से नहीं निकलती तो भी वो पढ़ी लिखी भी है, उनको हर चीज से कनेक्शन भी है, तो ये फैक्टर भी बढ़ा है। लेकिन हॉर्मोन्स का रोल अभी भी सबसे हाई है लेडीज को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने में। Tell your blood vessels to constrict or relax, which affects your blood pressure. Hormones from your thyroid gland can also tell your heart to beat faster or
स्लोअर। जो थायराइड की प्रॉब्लम रहती है तो हार्ट रेट बढ़ या घट जाता है। तो अगर किसी को ट्रैकीकार्डिया या ब्रैडीकार्डिया है तो जरूरी है कि उसका आप हार्ट भी चेक करें एक बार। अब हार्ट की एनाटॉमी समझ लेते हैं। ये देखिए, ये हार्ट मुट्ठी के आकार का है। वो जो आप देखते हैं वो पान के पत्ते के शेप का, वो दिल के शेप का जो इमोजी आता है ना एक, वो सब वो भेजते हैं कि कोई चीज अच्छी लगती है तो हम वो सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें वो हार्ट का इमोजी बना हुआ आ जाता है, वो चिपका लेते हैं, मतलब हमने दिल से पसंद किया। तो दिल एक्चुअल में वैसा नहीं होता है, दिल ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो 4 चैम्बर हैं वो 4 चैम्बर को दिखाया गया है, सारा कुछ दिखाया गया है, लेकिन ये मैं कल डिटेल में समझा दूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड चीजें मैं कल पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, एक जो और इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता देता हूं। एक्सेप्टेड और नॉट, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही? हार्ट अटैक के केसेस कभी भी पहले आपने नहीं सुना होगा कि 50 साल से, मतलब आज से 10 साल पीछे अगर चले जाओ या 5 साल पीछे चले जाओ, कि 50 साल से कम के किसी बंदे को हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, लोग बीपी की दवाइयां लेते लेते जिंदगी निकाल देते थे, लेकिन अभी स्कूल के बच्चों को प्रेयर में खड़े होते होते हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो गया। ऐसी ऐसी न्यूज आई है। 25 साल 30 साल जिम के ट्रेनर को, जिम करने वाले को तो छोड़ो, एथलीट्स को जो एशियन गेम्स खेल चुका है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक हुआ। उनको तो कोई फिटनेस नहीं सिखाने जाएगा ना। उसका रीजन क्या है कि जब भी हम हार्ट हेल्थ की बात करते हैं तो उससे कनेक्ट होने वाले जो ये 2 फैक्टर हैं उसको भूल जाते हैं। अब आता है एक तीसरा फैक्टर जो इसमें एक्सप्लेन नहीं किया, जो मैं चाहता था कि आपको अलग तरीके से एक्सप्लेन करूं। जब भी हम पैदल चलने की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ बायोइलेक्ट्रिसिटी का फैक्टर नहीं है, वहां पे एक फैक्टर है रेफ्लेक्सोलॉजी का। और सेंटर, जब मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक अप्रोक्सीमेट चार्ट है हार्ट का, मतलब पैरों के रेफ्लेक्सोलॉजी का। इसमें आप देखिए कि लंग और हार्ट कहां पे, ये जो पोर्शन, ये जो ग्रीन में ये जो सबसे बड़ा एरिया दिख रहा है ना, ये लंग और हार्ट वाले पोर्शन में। और आप किसी भी एक्सरसाइज, योगा, फिजिकल एक्टिविटी को याद कीजिए, किसी में भी आपको हील पे चलने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लेकिन टो वॉक को इंपॉर्टेंस दिया गया है कि नहीं? जब योगा सिखाते हैं तो उसमें भी जब बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए बहुत सारे मुद्राएं हैं जिसमें टो पे खड़े होने के लिए कहा जाता है। जब जॉगिंग करने के लिए भी बात होती है, ऑन द स्पॉट रनिंग, तो फ्लैट फुट नहीं, टो पे जंप करने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो हार्ट का रिफ्लेक्स पॉइंट है और लंग्स का रिफ्लेक्स पॉइंट है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का जो रिफ्लेक्स पॉइंट है वो टो के नीचे। जब हम बीसीएम करते हैं तो पेशेंट को क्या सिखाते हैं? बीसीएम में जो रिफ्लेक्सोलॉजी पीछे की तरफ, वो ऑटोमेटिकली ऐसा डिजाइन किया गया है। इसीलिए नकली बीसीएम में जब डिफरेंसेस होते हैं ना, वो पीछे की तरफ गिरने का वो नहीं देता, तो बंदा अपने आप ही बॉडी के बैलेंस को, हम क्या बोलते हैं, पंजे पे जोर डालो। या देखा होगा कि कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग हैं या पैरालाइज्ड लोग हैं, वो पंजे पे जोर नहीं डालते, तो उसके पैर पे पैर रख करके खड़ा हो जाता है कोई, या हाथों से उसके पैर के फ्रंट को दबाता है। देखा है, नहीं देखा है थेरेपी करते वक्त? या अगर आप थेरेपी करते तो आप भी करते होंगे। तो ये सब कुछ भी बकवास नहीं है, एवरीथिंग इज साइंटिफिकली कनेक्टेड। हार्ट और लंग्स के जो रिफ्लेक्स पॉइंट होते हैं वो टो का फ्रंट हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा होता है ना, जहां से उंगलियां शुरू होती है, उस हिस्से में होती है। उस पॉइंट पे रिफ्लेक्सोलॉजी प्रेशर का मतलब, जो जानकार लोग होते हैं जिनको
आपने देखा होगा जब किसी का बीपी लो हो जाता है तो पैर के ऊपरी हिस्से को, तलवे के ऊपरी हिस्से को रगड़ते हैं। एड़ी को कोई रगड़ते हुए देखा है? रिफ्लेक्सोलॉजी वहां पे किया जाता है। वो रगड़ने वाले को भी कई बार गांव के लोग ऐसा उनको पता नहीं होता कि हम यहीं पे क्यों कर रहे हैं। उस एरिया को सेकेंड हार्ट बोला जाता है, सेकेंडरी हार्ट, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ब्लड को ऊपर चढ़ने का जो फोर्स देता है वो उस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से बायो इलेक्ट्रिसिटी रिवाइव होती है वहां से। अब वो एक एडिशनल फोर्स देता है ताकि, क्योंकि जब हार्ट ने पंप किया तो नीचे तो दो प्रॉब्लम होती है। एक तो इसके ऊपर, यानी यहां हार्ट है आपका, यहां से एरोटा शुरू होता है, अगर आप देखेंगे तो यहां से एरोटा शुरू होता है, तो यहां से नीचे जो ऑर्गन है वो तो विद ग्रेविटेशन गया तो ब्लड आराम से, लेकिन इसके ऊपर ये पूरा हिस्सा है, स्पेशली ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशन जाता है। तो इसलिए जब चक्कर आता है तो खड़े होने से ज्यादा चक्कर आता है, जब हम लेट जाते हैं तो चक्कर कम क्यों आता है? जिसको चक्कर आता है, बीपी लो होता है, उसको तकिए के पैर के नीचे तकिया लगाते हैं। तो ये सारी चीजें साइंटिफिकली कनेक्टेड है। तो हार्ट को अपना सर्कुलेशन पूरा करने में इस चीज में हेल्प करती है एक और। तो फिर वही बात आ गई कि बोलते हैं ना कि जब हम खाली पैर जमीन पे चलते हैं, कंकड़ पत्थर चुभते हैं, तो हमें वो रिफ्लेक्सोलॉजी का फायदा मिलता है। वो फायदा, या कुछ लोग वो एक्यूप्रेशर वाला चप्पल पहन लेंगे, कुछ कर लेंगे, लेकिन फ्रंट पोर्शन में ज्यादा चुभता है, तो जब आप नॉर्मल वॉक करते हैं तो पीछे की तरफ प्रेशर ज्यादा डालते हैं, ऑटोमेटिकली ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है। कभी देखा है कि किसी का चप्पल आगे से ज्यादा घिस गया हो, पीछे से कम घिसा हो? लेकिन जब हमें उस चीज पे ध्यान रखनी है तो हमें फ्रंट को ज्यादा प्रेशर डालना है। अब कभी भी देखो, कभी भी ऐसे सिचुएशन जब आप बीच पे वॉक करते हो तो आपके हील्स ऑटोमेटिकली उठते हैं, पैरों पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप बीसीएम करते हैं तो पंजा उठ जाता है ना कुछ लोगों का बीसीएम करते वक्त, वो दीवार को या रेलिंग को या खिड़की को पकड़ लेंगे, बॉडी पीछे की तरफ झुका देंगे। नहीं, कुछ लोगों अपने यहां उसमें हैंडल लगा लेते हैं, हैंडल को पकड़ के और उस पर लटके रहते हैं पीछे की तरफ। और जैसे वो छोटे शहरों में, कस्बों में जो भीड़ भरी बस चलती है तो कुछ लोग गेट पे ही डंडा पकड़ के लटकते हैं ना, या ट्रेन के गेट पे वो रॉड पकड़ के मुंबई में लोकल में लोग लटके रहते हैं ना, तो वैसे ही बीसीएम करने के लिए वो दीवार पे रॉड या खिड़की को पकड़ के लटके रहेंगे। तो वो बीसीएम अगर आप करेंगे तो यानी बीसीएम का 50% फायदा आप ले रहे हैं। तो सपोर्ट लेना है, साइकोलॉजिकल चीज है, तो सपोर्ट लेने के लिए जब भी आप किसी को बीसीएम करा रहे हैं तो रॉड वॉड पकड़ने के लिए मत बोलिए, उसको बोलिए दीवार को धक्का मारो। मतलब जब तक आपकी थेरेपी खत्म हो तब तक ये सेंटर 2 इंच बड़ा हो जाना चाहिए। दीवार को धक्का मारो, दीवार को जैसे ही आप धक्का मारेंगे आपकी बॉडी का बैलेंस ऑटोमेटिकली फ्रंट को शिफ्ट होता है और पंजे का प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन लोग क्या, रॉड पकड़ के लटक गए, पंजा उठा रहता है, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है तो छाले भी पड़ जाते हैं पैर में। तो छाले से बचने के लिए क्या लोग करते हैं, तो उस पर टावल डाल देते हैं। टावल डाल दिया तो बायो इलेक्ट्रिसिटी का फायदा खत्म। तो सही तरीका है कि दीवार में एकदम सटा के ना रखें बीसीएम, थोड़ा सा दीवार से 5-6 इंच का गैप रखें कम से कम, और इंडिविजुअल को बोले कि दीवार को धक्का मारो दोनों हाथ से, तो उसको जो पीछे की तरफ गिरने वाला आभास आने लगता है वो उसमें हेल्प हो जाएगी। कुछ लोग बैलेंस कर लेते हैं, कुछ भी नहीं पकड़ते, दीवार भी नहीं पकड़ते, लेकिन उनका आप देखोगे कि पंजा उठता रहेगा बार बार। पंजा ने, अगर कोई बंदा खुद से नहीं कर पा रहा है, ओल्ड एज है या पैरालाइज्ड है, तो उसके पंजे पे आप साइड में खड़े हो, उसके पंजे पे, दोनों पंजे पे, अब ये 2 पंजे ऐसे रखें, इसके ऊपर अपना पैर ऐसे रख दो, या किसी को बोलो कि उस पर प्रेशर डाल के रख। क्योंकि हार्ट को, लंग्स को और ब्रेन को मिलने वाला जो हेल्प है, आप खुद भी कल जब बीसीएम पे खड़े हो ना तो एक बार अपने बॉडी का वेट पीछे शिफ्ट करना, यानी एरियो पे करना, तो देखोगे कि यहां पे जो वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहा था ना शोल्डर के ऊपर और यहां तक, वो कम हो जाएगा। जैसे ही बॉडी का बैलेंस, यानी आपने पंजे को दबाया, ये बढ़ जाए। तो अगर बीसीएम को बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना है तो बॉडी के बैलेंस को, वेट के बैलेंस को, पैरों के
बाकी जितने भी 8 डायरेक्शन है, आगे पीछे लेफ्ट राइट, ये कोना टिल्ट कर करके देखो कि कहां कहां आपका वाइब्रेशन बढ़ रहा है। ये आप खुद से जब फील करेंगे तो उसके बाद किस पेशेंट को कौन से एरिया में ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन की देने की जरूरत है, उसके हिसाब से आप उसको वेट का बैलेंसिंग बता पाएंगे। तो राइट में टिल्ट कीजिए, लेफ्ट में टिल्ट कीजिए, कॉर्नर में नहीं भी करेंगे चलेगा, ये 4 डायरेक्शन में तो कीजिए और महसूस कीजिए कि किस पोजीशन में आप बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कहां पे किस एरिया में वाइब्रेशन ज्यादा महसूस करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन खत्म करते हैं। अभी हार्ट ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है, हार्ट लेगा टाइम, दिल का मामला भाई, इतनी जल्दी इतनी आसानी से थोड़ी खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं, क्योंकि हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, आप जिसके लिए इन चीजों को इग्नोर कर रहे हो, किसके लिए? फैमिली के लिए, रिलेटिव के लिए। आज मेरी बुआ आ गई है, आज मेरे मामा के बेटे की शादी है, किसके हार्ट पे कब खतरा पैदा हो जाए पता नहीं। और आजकल तो जमाना ऐसा हो गया, सिम्टम ही नहीं देता, आपको 1 मिनट पहले तक 1% भी अंदाजा नहीं होगा कि इस बंदे को कुछ हो सकता है, और हो जाएगा। और इतना भी रिएक्शन टाइम नहीं देगा कि आप उसको उठा करके गाड़ी में भी डाल सको, हॉस्पिटल पहुंचाना तो दूर। इवन अगर आप किसी पार्टी में हैं और कोई गिरता है, वहां पे अगर कोई डॉक्टर भी मौजूद है ना, यूजलेस। हाँ, डिफिब्रिलेटर है अगर, या ईसीजी वाला जो मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट पे लगा रहता है, और उसको इस्तेमाल करने का जानकारी रखने वाला कोई बंदा मौजूद है, उसने समझ लिया कि इसके साथ क्या हुआ। पार्टी वार्टी में तो और सबसे बड़ी बात डेंजरस होती है कि कोई ऐसे गिरता है तो 90% लोग पहले ये समझते हैं कि दारू पिया होगा। जो उसको अच्छे से जानते हैं कि ये कभी दारू नहीं पीता, वो भी ये नहीं सोचता कि ये तो कभी दारू, आज इसने भी पी लिया। तो समस्या तो ये है कि जब तक लोग समझे कि भाई क्या हुआ है, तब तक तो मेट्रो स्टेशन या ऐसी जगह पे कोई गिरता है तो लोग तुरंत समझते हैं कि भाई ऐसे गिरा है तो कुछ हुआ होगा, चक्कर आया होगा या कुछ हुआ होगा। और ज्यादा तो लोग समझते चक्कर आ गया, हवा आने दो, पानी मारो, नहीं। तो इसलिए हार्ट को अच्छे से समझिए। 2 बहुत ही महीन सिम्टम है जो ये बताते हैं कि बंदे को ये प्रॉब्लम हो रही है, और वो ऐसा नहीं कि 1-2 मिनट पहले आता है, वो 6 महीना साल भर पहले से आना शुरू हो जाए। तो आपके परिवार में अगर किसी को वो सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको गौर कीजिए। और उसके बाद ये बेसिकली मेरे को एक पेड सेशन में बताना था। मैंने जो स्लाइड्स तैयार की थी और ये जो पूरा मैंने ट्रेनिंग तैयार किया था, एक बार आप लोगों को याद होगा फेसबुक पे मैंने डाला था कि 50 रुपीज है हार्ट हेल्थ के ऊपर पेड सेशन। आप में से किसी ने रजिस्टर नहीं कराया था ना, तो क्यों पढ़ाऊं मैं आप लोगों को, छोड़ ही देता हूं। सब कुछ फ्री में थोड़ी मिलेगा। तो उसमें मैंने बताया था ये, और उसके लिए ये सेशन प्रिपेयर। तो वो जानकारी बहुत हद तक आप लोगों को कल फ्री में मिलने वाली, तो इसलिए टाइम से ज्वाइन करना है और पेन और पेपर लेकर के बैठना है। 3 ऐसे सिम्टम्स हैं जो आपको 1 साल पहले से वार्निंग देना शुरू कर देते हैं कि आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल रिदम में प्रॉब्लम आने लगी है। ईसीजी में वो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आप उसको खुद से, आप सारी दुनिया को एक बार देख करके नोटिस नहीं कर सकते। आपके कोई मामा जी हैं, आप रहते हो दिल्ली में, वो रहते हैं जबलपुर में, तो आप उसको नोटिस नहीं करते। लेकिन आप जिससे डे टू डे मिलते हो, एक फैमिली में एक घर में रहने वाले जो लोग हैं, उनके साथ अगर ऐसी समस्या है तो उसको देखें। वो खुद नहीं ऑब्जर्व कर पाता, कई बार इग्नोर कर सकता है, लेकिन उसको देखने वाला इस चीज को ऑब्जर्व कर सकता है। तो ये आपके फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कल हम हार्ट को पढ़ेंगे, कल अगर खत्म हो गया तो परसों, नहीं तो कल ही इस चीज को, अगर कल टाइम मिला तो कल ही कवर करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए गुड नाइट।